सेठी साहब, बात MOU की यानी मुफाहमती यादाश्त, वो इस वक्त किस स्टेज पर है उसके बारे में तो तबसरे यही किए जा रहे हैं कि वो मुबहम थी और उसको हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मिस इंटरप्रेट कर रहा था। लेकिन ताज़ा तरीन सिचुएशन वही आपने कहा, ठुक ठुक से बात आगे निकल चुकी है। अटैक्स फुल फ्लैज किए जा रहे हैं और ब्लॉकेड या बंद करने का काम, अटैक करने का काम जारी है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि ईरान की पॉलिसी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है और आपने कल बताया एग्रेसिव ईरान क्यों हो रहा है। ईरान को कॉन्फिडेंस मिल चुका है और अब्बास अरागची साहब ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि हम किसी को सुपर पावर नहीं मानते और हमने दुनिया को बता भी दिया है कि सुपर पावर वो है भी नहीं। ये उनका ताज़ा ट्वीट है। इसमें अब जो तेहरान का ओपनली ये कहना है कि MOU ख़त्म हो चुका क्योंकि जंग और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बट एट द सेम टाइम वो ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि अगर आप हमारी पोर्ट को अटैक करेंगे तो हम पोर्ट के बदले पोर्ट को अटैक करेंगे। अब उसमें बिजली घर और पुल भी निशाना बन रहे हैं और वो भी उन ममालिक के जो अमेरिका के इत्तेहादी किसी ज़माने में कहलाते थे। अब उसमें हम देख रहे हैं कि सारे ममालिक जद में आ रहे हैं। बहरीन, कुवैत पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया में भी रिपोर्टेडली अटैक्स किए गए हैं, ओमान, उर्दन और इराक का कुर्दिस्तान, वहाँ पे भी अटैक, ड्रोन अटैक्स बड़े पैमाने पर किए गए हैं। हलाकतें भी रिपोर्ट की गई हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि ईरान का ये कहना, मोहसिन रज़ाई साहब जो ईरान के सीनियर फौजी मुशीर हैं, सुप्रीम लीडर के, वो ये कह रहे हैं कि तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा अगर अमेरिका ने अपने हमले नहीं रोके। और अमेरिका के हमलों के हवाले से तो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो इस वक्त अपने मसल सहला रहे हैं नए हमलों की तैयारी करते हुए। सो इसका मतलब है कि ये ममालिक अटैक का निशाना बनते रहेंगे और ये वसी इलाकाई तनाज़े में तब्दील हो जाएगा मामला। जी हाँ, आई थिंक एक अपडेट की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान का क्या रोल आगे होगा, अमेरिका क्या करना चाहता है, ईरान ने जो पॉलिसी इख्तियार की है क्यों की है, उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त बिल्कुल फुल फ्लैश वॉर की तरफ 7 दिन हो गए हैं अमेरिका बमबारी कर रहा है जी। सेंटकॉम ने बताया कि और उसके बाद ईरान काउंटर करता है जी। ठीक है जी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई 30 के करीब नए रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अमेरिका से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहाँ उनकी तादाद कोई 50 के करीब हो जाएगी। अब ये रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तो उसी सूरत में इनकी ज़रूरत दरकार होती है कि अगर उन्होंने कोई एरियल बम्बार्डमेंट करनी है, उनके जहाज़ों ने उड़ना है फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फ्रॉम एयर बेसिस, तो रास्ते में इनकी फ्यूलिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए इनको भेज दिया गया। सो दिस शोज़ कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल पूरी तैयारी में है फॉर अ फुल फ्लैश वॉर। और ईरान को इस बात का एहसास है और ईरान की तरफ से भी इसीलिए उन्होंने कहा कि MOU जो है वो ख़त्म हो चुका है, इट इज़ डेड, और अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि क्या ऐसे ही होगा जैसे दोनों साइड्स कह रही हैं कि अब एस्केलेशन लैडर पे पहुंच गए हैं। और जो अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट पेप काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर पे चढ़ेंगे ये और भी ख़तरे आएंगे रास्ते में और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। तो अब बात ये है कि थोड़ा सा हमें एक सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्यों यहाँ पहुँचे और आगे अब कौन क्या करेगा। क्यों यहाँ पहुँचे कि मेरे जहन में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो क्लॉज 5 है MOU का, जिसके अंदर ये लिखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में लिखा है और उसमें ये लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान और ओमान मिल के इसका तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बट इन द मीन वाइल अगले 60 दिन के लिए आना जाना जो है वो उसके ऊपर कोई टोल नहीं होगा, वो फ्री होगा। मगर ईरान ने बड़ा केयरफुली उसके अंदर ये क्लॉज लिखवा दिया था कि कोऑर्डिनेशन करेंगे हम कि कैसे आएंगी जाएंगी, मगर ये नहीं कि रोकेंगे नहीं किसी को, मगर हम टोल भी नहीं चार्ज करेंगे। और वो बाद की बात है। अच्छा, हुआ ये कि अमेरिका ने इसको टेस्ट करने के लिए प्रोवोक किया और 3 जहाज़, मेरा ख्याल है उसमें एक कतरी था और एक सऊदी था और एक, तो उनको कहा कि आप ओमान की तरफ से जो सी लेन्स बनी है उस तरफ से आप क्रॉस करें। ईरान ने जो अनाउंस की थी लेन्स, उधर से मत जाए आप। जब इन्होंने उधर से वो 3 जहाज़ निकलने की कोशिश की तो ईरान ने उनको रोका कि रोके आप नहीं जा सकते इधर से, हमसे इजाज़त नहीं ली आपने। तो वो कंटिन्यू करते रहे। तो फिर ईरान ने उनको अटैक करके एक शिप को डैमेज भी किया और उनको रोक दिया और कहा वापस जाओ। अमेरिका ने इसको ऐसे लिखा कि आपने MOU वायलेट किया और अमेरिका ने फिर कार्रवाई की कि जी आपने MOU तोड़ दिया और हम कार्रवाई करते हैं आपके ख़िलाफ़। अच्छा, अब वो कार्रवाई तो काफ़ी सख्त थी। उन्होंने बमबारी की अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ईरान, जो उनकी बैटरीज थी, जो उनके
टिकाने थे। जी। मगर जिन लोगों ने गौर से ये देखा है क्लॉज 5, उससे बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि आना जाना तो फ्री होगा, मगर ईरान जो है ओमान के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा। अब ईरान का ये कहना है इन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं की हमारे साथ, इसलिए हमने रोका उनको। अमेरिका कहता है कि नहीं, आपने कहा था किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, तो इसलिए आपने वायलेट किया। चलें, यहाँ तो बात आ गई। अब शुरू हो गया, उसके बाद जब अमेरिका ने बमबारी की तो ईरान ने भी कर दी, फिर अमेरिका ने और की, फिर ईरान ने और की। ये चीज़ें चल रही थी। तो एक और डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो ये कि फ्यूनरल अयतुल्लाह खामेनी की, सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात थी जो नमाज जनाजा के इज्तिमात थे जी, उसमें उधर से हूथीज़ की एक डेलीगेशन ने जी, आना जी, था, right. और ईरान ने अपना एक जहाज़ भेजा कि आप इस जहाज़ में बैठे और आ जाएं। वो उस जहाज़ में बैठे और आ गए। जब वो आ गए और जब हो गया कंप्लीट, तो जब वापस जा रहे थे उस जहाज़ में, तो सऊदी अरेबिया ने सना एयरपोर्ट पे उनके रनवे के ऊपर बमबारी कर दी। सऊदीज़ का ये कहना था, हमारा एक मुआहदा था कि कोई आना जाना इस एयरपोर्ट पे नहीं होगा मिलिट्री का, जी। और आपने ये वायलेट किया हमारा जो अंडरस्टैंडिंग थी। ईरान का ये मौक़िफ़ था कि वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ना ही इस किस्म की कोई चीज़ थी। अच्छा। वो तो आ रहे थे ईरान और फिर वो चले गए, तो आपने ये हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा जहाज़ था। उसके बाद फिर सऊदीज़ के ऊपर ईरान ने किया। अब सवाल ये होता है कि सऊदीज़ ने ये क्यों किया? पता नहीं था उनको कि अगर ये करेंगे तो ईरान की तरफ से जवाब आएगा। तो लोगों का कहना है कि सऊदी खुद ये फ़ैसला नहीं कर सकते थे। अच्छा। ये इतना हाई फ़ैसला था कि या तो MBS ने खुद ये फ़ैसला किया, या MBS को एडवाइस मिली अमेरिका से, अच्छा, कि हूथीज़ को आपने नहीं, उनको टाइट करके रखना है। तो ये एक मैं समझता हूँ सेकंड प्रोवोकेशन। पहली प्रोवोकेशन ईरान का कि जी आपने वायलेट किया, हालांकि उन्होंने वायलेट नहीं किया था। दूसरा ये कि जी आपने सऊदीज़ ने ये क्यों अटैक किया। तो ईरान के पास दो रीज़न्स हैं कि जी आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, और ईरान ये समझता है कि इसके पीछे अमेरिका है और इज़राइल है, और ये फ़ैसले जो हैं ये वही करते हैं। ये जो गल्फ़ के किंगडम्स हैं, इनके पास इतनी जान नहीं है कि ये ऐसे फ़ैसले करें। तो अब पाकिस्तान का मसला ये था कि पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान ने पहले एक रोल भी अदा किया है सऊदीज़ को ईरान के बराह रास्त तल्लुकात बनाने का, और जिसकी वजह से आज तक सऊदीज़ फैसिलिटीज़ के ऊपर ईरान ने ख़ास टैक्स नहीं किए, और सऊदीज़ भी चुप हैं, वो किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहे। तो इसके बाद फिर बिगड़ गई बात। तो ये दो इंसिडेंट्स थे जिससे ऐसे लगता था कि अमेरिका, ईरान का ये मौक़िफ़ था कि अमेरिका ने गन डाला हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अमेरिका MOU तोड़ना चाहता है और लड़ाई करना चाहता है, और सिर्फ ये MOU इसलिए साइन किया है ताकि हमें अमेरिका को कोई मौका मिल जाए, महीना दो और मिल जाए, जिसमें वो ग्लोबल इकॉनमी को तेल की आमदोरफ्त के साथ उसको कंट्रोल कर ले, ताकि मिड टर्म्स तक ये खींच ले। उसके बाद ये फिर आएगा हमें मारने के लिए। ये फिर इसने जो इतनी फ़ौज इस इलाके में इकट्ठी की हुई है, तो इसका ये मतलब ही ये है कि वो भी सिर्फ टाइम ले रहा है, और इसलिए ये MOU साइन किया है, अदरवाइज़ ये यकीन नहीं करते इस MOU में। अच्छा। यहाँ तक तो ईरान का मौक़िफ़। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है वली नसर साहब का, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि ईरान का ये मौक़िफ़ है, या ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका की नीयत ख़राब है। अच्छा। अमेरिका किसी सूरत में भी ये MOU को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। अमेरिका आएगा वापस और जंग करेगा। अच्छा। और सिर्फ अभी 1-2 महीने के लिए वो थोड़ी सी स्पेस चाहता है कि ऑयल जो है उसकी कीमत ज़्यादा ना बढ़े और ग्लोबल इकॉनमी को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और अमेरिका के ऊपर भी उसका कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, मगर इवेंचुअली वो आएगा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जिसमें अब वो इशारा इसकी तरफ भी कर रहे हैं कि जी कि ये दो इंसिडेंट्स पहले जो मैंने बात की, तो कि जी एक तो ये कि आपने अटैक कर दिया ईरान को, दूसरा ये कि सऊदीज़ को कहा कि उधर हूथीज़ को करो। तो अब उन्होंने भी, तो ये यहाँ बात आ गई। उसके बाद 7 दिन हो गए हैं कि ये लगे हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ कोई नई बात करता है, और जब वो नई बात करता है आयशा, तो फिर ईरान के जहन में तो यही बात आती है कि इनके इरादे कुछ और हैं, ये करते कुछ और हैं, और इसीलिए इज़राइल भी चुप है, उधर से कोई बयानबाजी नहीं आ रही। ईरान का तो ये मौक़िफ़ है कि MOU के अंदर ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि लेबनान के अंदर
कोई इसराइल बमबारी नहीं करेगा और पुल आउट करेगा। और ईरान का ये कहना है उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, पहले दिन से उन्होंने वायलेट किया हुआ है। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के ऊपर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है। अब फाइनल मैं एक पॉइंट मेक करता हूँ, वो ये कि कुछ लोग हैं यहाँ भी और बाहर भी तज्जियाकार, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो जो चाहे जो करे, मगर ईरान को भी चाहिए था कि इसको एस्केलेशन की तरफ मत ले जाते। उनका ये मौक़िफ़ है कि अच्छा अगर अमेरिका ने, आपने ये 3 जहाज़ों के ऊपर आपने उनको अटैक किया और कहा मत आए, तो उससे पहले आप उनको जाने देते, उनको वार्निंग दे देते कि ये आप आगे से नहीं करेंगे, हमने जाने दिया आगे से नहीं करेंगे। मगर आपने वो वार्निंग दिए बगैर आपने उनको अटैक कर दिया। तो ये आपने जैसे कहते हैं ना जंप द गन, आपने जल्दबाजी की है। आपको चाहिए था कि थोड़ा सा सोच के जाने देते, ताकि आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगता कि आपने MOU को वायलेट किया। एक तो ये तनकीद आ रही है ईरान के ऊपर, दूसरी ये तनकीद आ रही है कि यार कितनी भी क्या बात है, आप जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अब इस्टेब्लिश हो गया है कि आपका कंट्रोल है इसके ऊपर। वो इसलिए नहीं है कि कोई MOU साइन हुआ है, वो इसलिए बिकॉज आप जब चाहें आप उसको बंद कर सकते हैं, जैसे कि आपने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो उसकी तो आज नहीं कल नहीं परसों अगर कोई मसला बनेगा तो बंद कर दीजिएगा, आपकी इजारादारी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अब आप क्यों इसके ऊपर जिद कर रहे हैं? और इसलिए आपकी जिद की वजह से ये फिर से जंग छिड़ गई है। अच्छा, ईरान का ये कहना नहीं, ये हम जिद नहीं कर रहे, हमें यकीन है कि ये जो है ना ये अमेरिका चाहता है कि कोई प्रेसिडेंट मिल जाए उनको, ताकि बाद में वो ये कह सके कि नहीं उस वक्त तो आपने ये जाने दिया था, तो अब आप ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें पता है इस बात का कि अमेरिका सिंसियर नहीं है, उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, एतमाद उसके ऊपर नहीं कर सकते। उसने आना ही आना है लड़ने के लिए, क्योंकि वो इसराइल का कैदी है। और ये मामला जो है ये सिर्फ गल्फ स्ट्रेट हॉर्मुज़ का नहीं है। आपने तो जिस तरीके से आपने शुरू किया था, पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की प्लान की थी, और ये और आपका और इसराइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान है, जो कि वो जूइश स्टेट कहती है कि हमारे प्लान्स हैं, तो वो तो हम तो उसका हिस्सा हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आपने MOU कोई इसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि आपके इरादे बड़े गंदे हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि इसी वक्त हमें अपनी इजारादारी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, हमने आपको आगे नहीं बढ़ने देना। ये बात की बात नहीं है, अभी की बात है। अगर अब हम नरमी हमने शो की तो आप हमारे ख़िलाफ़ ये बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये ईरान की जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ है। अच्छा सेठ साहब, आपने वो वाक़यात भी बता दिए जिसकी वजह से ठुक जो है वो फुल फ्लेज वॉर में बदलने जा रही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हमले किए गए। और अब तो कहा जा रहा है कि ईरान ने एक फेस्ड किस्म की कैंपेन शुरू की है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है गल्फ़ कंट्रीज़ में, कुवैत में और बाकी मुकामात पर, उनको निशाना बना रहा है। आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि सवाल ये भी उठता है कि अब पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। वो नीयत का फतूर 70 सालों से मौजूद है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और वो ट्रस्ट डेफिसिट उसको फिल करने के लिए ही पाकिस्तान आया था। तभी दौड़ें लग रही थी, आ जा रहे थे सब। लेकिन जब से ये मामला बिगाड़ का शिकार होने जा रहा है आफ्टर MOU, हम ऐसी कोई एफर्ट्स देख नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? सही कह रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि मुझे पक्की बात नहीं है, मगर ये मैंने सुन रहा हूँ ईरान के कहीं ना कहीं वेबसाइट्स के ऊपर, कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद ऐसे लगता है कि वो अमेरिका की साइड ज़्यादा ले रहा है। कुछ लोग वहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ अमेरिका तो ये समझता है कि पाकिस्तान ने जो MOU करवाया है वो तो ईरान के हक़ में सारा का सारा। सब तो यही कह रहे हैं ना कि ये MOU तो अमेरिकन सरेंडर है जी। अमेरिका के अंदर तो यही बयानिया चल रहा है, तो ऐसे सारे लगता है ऐसे कि ईरान जीत गया सारी बात, और हमने भी कहा अपने प्रोग्राम पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये जो इतनी जल्दी एस्केलेशन हुई है, इसमें पाकिस्तान का अभी तक कोई रोल नहीं आया। मगर मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग उड़ती खबर, पक्की नहीं, उड़ती 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि सही थी या गलत थी। अच्छा, वो क्या खबर है? वो ये है कि इस वक्त आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से इसहाक डार साहब चाइना में थे, अब आ गए मरी में। अब आप मरी में हैं, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, वो बात की बात है। वहाँ चिड़िया अभी पहुँचेगी तो बताएगी। वो ब्रीफ ही कर रहे हैं इन मामलों के ऊपर। हाँ, ब्रीफ ही कर रहे हैं, पता नहीं और क्या हो रहा है। तो बाकी ये है कि वहाँ जो बातें हुई हैं विद द चाइनीज़, चिड़िया ये कहती है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि खिड़की बड़ी छोटी सी है, ये बंद हो रही है, ये जंग आगे बढ़ेगी, आपके पास 2-3 दिन है, भागें। 2-3 दिन हैं, मंडे तक, मंडे ट्यूसडे तक,
क्योंकि अब अमेरिका इसको और बढ़ाएगा और फिर ईरान भी बढ़ाएगा। क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस होगी चाइना के पास? क्या इंटेलिजेंस है या उनका असेसमेंट है या उनकी ख्वाहिश है, क्या है, आई डोंट नो। मगर जो चिड़िया की खबर है वो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि भाग दौड़ करें, ये बात निकलने वाली है और बढ़ने वाली है, हाथ से निकल जाएगी, सबका नुकसान हो जाएगा। आप जो कुछ कर सकते हैं करें, आपके पास 2-3 दिन है, ईरान को समझाएं, अमेरिका को समझाएं, जो भी आपने करना है अभी भाग दौड़ करें। अच्छा। और ये अब इंटरनेशनल सर्कल्स के अंदर भी शायद ये डिस्कस होनी शुरू हो जाएगी कि शायद अब पाकिस्तान फिर एक्टिव हो जाएगा। मंडे तक की अगर डेडलाइन है, मंडे ट्यूसडे तक की मंडे ट्यूसडे तक जल्दी करें। अच्छा। बिकॉज ये ना हो कि अमेरिका अब इससे बाद और भी बड़े पैमाने पे अटैक करें, बिकॉज शक ये है कि वहाँ वो कहीं ना कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड ना कर दें, और कोई ना कोई जजीरा या आइलैंड लेके वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड ना कर दें। और अगर ऐसे हुआ तो फिर तो एक किस्म की टेरिटरी सीज हो जाएगी ना जी। तो वो तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान को इस चीज़ का बहुत अवेयरनेस है, पता है कि अगर ये ऐसी कोई चीज़ हुई, हमारी कोई ज़मीन के ऊपर कोई कब्ज़ा हो गया कहीं भी, तो वो एक नया डायमेंशन आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने अभी कुर्दों के ऊपर बमबारी की है। हाँ। तो अमेरिका और इजराइल लगे हुए थे कुर्दों को, नॉर्थ ऑफ ईरान, कि वहाँ उनको उकसाया जाए कि तुम बढ़ो आगे और कुछ टेरिटरी ईरान की सीज़ करो और अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाओ या कुछ करो इस तरीके से। और ईरान ने, अभी खबर आई है कि ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त बमबारी की है कुर्दों के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर, प्रीएम्प्टिव किस्म की, बिफोर दे मूव फॉरवर्ड। तो ये ईरान तो ऑलरेडी उसे शक करता है कि अमेरिका की ये ना कोशिश हो कि कहीं ना कहीं ईरान की सरजमीन पर अपना पाँव जमा लें, फिर वहाँ से बैठ के बात करें। देखें ना, अगर आप कोई टेरिटरी रख लेते हैं, अच्छा अब वो कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अगर कहीं भी वो बैठेंगे तो ईरान तो तबाही कर देगा वहाँ। मगर देखें ना, जब ईरान के अगर वो ऐसे किसी जजीरे में अमेरिकन अपने ट्रूप्स लैंड कर देते हैं और वहाँ की जो फैसिलिटी है, खारग आइलैंड है या बंदर अब्बास है, वहाँ अगर कुछ इस किस्म की कोई चीज़ हो जाती है, तो जब ईरान अटैक करेगा अमेरिका के लोगों को, ट्रूप्स को निकालने के लिए, तो वहाँ की जो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाएगा, तो उसका नुकसान तो ईरान को हो जाएगा। तो ठीक है, अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ अमेरिका के डेड सोल्जर्स होंगे, मगर ईरान का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस किस्म की बातें भी ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। बट अब देखना ये है कि आज और कल के दिन में पाकिस्तान की तरफ से एक भाग दौड़ नज़र आती है कि नहीं आती, कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए और MOU को बरकरार रखा जाए। और इसके साथ फिर यही है कि अमेरिका के साथ भी बात करनी पड़ेगी और ईरान के साथ भी बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको अगले 1-2 दिन के अंदर, आज कल परसों, आपको कोई हरकत नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब भाग दौड़ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब की आन जान हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब आन जान कर रहे हैं, तो फिर आप समझिएगा कि ये चाइना के कहने के ऊपर ये नया इनिशिएटिव पाकिस्तान ले रहा है। लेकिन सेठ साहब, एक्सियोस की जिस खतरनाक रिपोर्ट की आप बात करें, रीफ्यूलिंग की बात करें, अमेरिका अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रहा है, खदशात का इजहार ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। अब की बार अगर अमेरिका अटैक करेगा आपके ख्याल में, तो वो पहले के हमलों से कितना मुख्तलिफ हमला हो सकता है? देखिए, अभी धमकी तो वो कह रहा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कि ब्रिजेस, फैक्ट्रीज़, इस किस्म की चीज़ें, उसके अंदर फिर वो डिसैलिनेशन प्लांट्स भी आ जाते हैं, पेट्रोल ऑयल उनकी फैसिलिटीज़, ऑयल टर्मिनल्स भी आ जाते हैं। और ये एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाए तो इनको फिर 6 माह साल लग जाता है इनको रिस्टोर करने में। तो इस किस्म का डैमेज अगर हो गया अमेरिका की तरफ से, तो वापस काउंटर किया ईरान ने, तो बहुत डैमेज हो जाएगा। तो ये ऑयल सप्लाईज़ फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इतना इशू नहीं रहेगा, फिर तेल ही जो है ना वो निकाल ही नहीं सकेंगे ये सारी मिडल ईस्ट के अंदर। वो तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा ना। वो तो फिर ग्लोबल इकॉनमी जो है वो तो फिर ये 2 महीने 3 महीने की बात नहीं होगी, वो तो फिर इट विल अफेक्ट एवरीथिंग। और ईरान ने ये कह दिया है कि हम फिर वी विल अटैक एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल। और वो उनका मौक़िफ़ यही है कि अगर आप एक बम मारते हैं हम 2 मारेंगे। सो आई थिंक ये अगर इसको अभी रोका ना गया तो ये बिगड़ेगा माहौल। विंडो जैसे आपने कहा बहुत मुख्तसर छोटी सी है और उसको अवेल करना पड़ेगा। ये जो अरब ममालिक क्रॉस फायर का शिकार हो रहे हैं सेठी साहब, और बेचारे उनके पास मेरा ख्याल है ऑप्शंस भी नहीं है कि वो क्या नहीं, वो फंस गए हैं ना। एक तरफ अमेरिका के उनके साथ अलायंस है, दूसरी तरफ वो अमेरिका उनको छोड़ गया और जो कुछ अमेरिका कर रहा है उनको कंसल्ट करने के बगैर कर रहा है। तो सबका नुकसान तो इनका हो रहा है। लेकिन अमेरिका का क्या नुकसान हो रहा है? उनके कोई जहाज गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा। और वो बंदे तो अपने सामने कर नहीं रहे हैं। उनके ऊपर, उनके लिए तो 20 लोग उनके मारे जाएं तो आसमान गिर जाता है उनके लिए। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते हैं।
तो ऐसे में डिफरेंट जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, राइटर्स बशमूल, कि एक तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक सैफ अफ्रीकी दिफाई मुआहदा ड्राफ्ट कर रहे हैं जो कि दो तरफा मुआहदे से हट के होगा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान है। दूसरी तरफ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुवैत चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज पे मुआहदा करे, और बहरीन के भी सुनने में आया है कि इंटरेस्ट है, ओमान भी सोच रहा है इस बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका से पलटेंगे वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। सऊदी अरब की तर्ज का मुआहदा इन ममालिक में से किसके साथ मुमकिन है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ तो हमारा दहाइयों का इत्तेहाद है। मेरा नहीं ख्याल किसी और के साथ ऐसा मुआहदा हो सकता है, सिर्फ सऊदीज़ के साथ हो सकता है, बिकॉज ये पुराना रिलेशनशिप है और वी ऑलवेज स्टूड विद द सऊदीज़, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी ये जो कुवैत और बहरीन, ये इनके साथ इक्विपमेंट दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, मगर सोल्जर्स हम नहीं देंगे, किसी सूरत में हम नहीं देंगे। कल को सऊदी अरेबिया हूथीज़ अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया को, या ईरान अटैक करता है सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया कहता है कि डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजे, पाकिस्तान अपने जहाज़ भेजे, पाकिस्तान अपनी मिसाइल सब टारगेट करे इनको। तो क्या पाकिस्तान करेगा? तो इसीलिए तो उन्होंने कोशिश की है कि सऊदीज़ की और ईरान की बराह रास्त कोई कम्युनिकेशन हो जाए। और आपने भी बताया कि टर्की को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है कि सऊदी अरेबिया को इन बाकी जो ममालिक है उनसे अलग कर लिया जाए और उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो दैट इज़ द रोल पाकिस्तान इज़ प्लेइंग। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये हाथ से बाहर गेम बाहर निकल जाती है और सऊदीज़ कहते हैं पाकिस्तान को कि भेजें अपने फ़ौजी, हमारे लिए मसला बन जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक यूनानिमस ओपिनियन है, शिया सुन्नी नाइदर है, सब इत्तेफाक है, सारी हमदर्दी जो है ईरान के साथ है बिकॉज ऑफ अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म है पाकिस्तान में। तो हम तो किसी सूरत में भी अमेरिका का साथ नहीं दे सकते ओपनली। तो हम तो ईरान के ख़िलाफ़ किसी सूरत में भी नहीं खड़े हो सकते, ना ही खड़े होने चाहेंगे। हम तो न्यूट्रल रोल अदा करना चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है, हमारी कोई जहाज़ हमसे ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे मिसाइल्स ख़रीदना चाहता है, कोई हमसे आर्टिलरी शेल्स ख़रीदना चाहता है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। अब फॉर एग्जांपल कुवैत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एग्रीमेंट हुई है या जो होने जा रही है, जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रही है, उसके 3-4 पहलू यही हैं कि जी क्या आपको देना है, क्या आपको ट्रेन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर ये कि पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा अगेंस्ट ईरान या अगेंस्ट द हूथीज़, नो। इजराइल के खिलाफ यस, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम ना। वो लोग तो ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स के इजराइल के हामी बन चुके हैं। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम है। वो चाहेंगे कि ये किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को लाया जाए इन द डिफेंस ऑफ घसीटा जाए, बट पाकिस्तान बच्चा तो नहीं, अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा जो आज तक रखी गई।